हेलो एवरीवन। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट? सुप्रीमेसी को लेकर कि पार्लियामेंट के जो पावर्स है, अमेंडिंग पावर्स, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू प्रोवाइड की गई है ओनली फॉर द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इनेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो क्या पार्लियामेंट ही सुप्रीम है या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? इवन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर, उनकी भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट क्या सुप्रीम है? एंड सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो भी लॉज स्ट्रक डाउन कर दिए जाते हैं, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, क्या उन स्ट्रक डाउन किए गए लॉज को पार्लियामेंट दोबारा से इनेक्ट कर सकती है, मतलब एनफोर्समेंट में ला सकती है? तो पार्लियामेंट की पावर को लेकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आता है, तो इस केस के आने से पहले पार्लियामेंट की पावर का क्या स्टेटस रहा था, इस केस में क्या हेल्ड ऑन किया गया है पार्लियामेंट की पावर को लेकर, एंड इस केस के बाद आज के प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट की पावर का क्या स्टेटस है। इन तीनों चीजों को एड्रेस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बिफोर द केस, केशवानंद भारती केस के आने से पहले क्या था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1951 में सभी स्टेट्स लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को इनेक्ट करती है। किस लिए? ताकि जितने भी मैटर रिसोर्सेस है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो कि हमारे आर्टिकल 39 डीपीएसपी में भी प्रोवाइड किया गया। तो इस पर्पज से सभी स्टेट्स लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को लेके आती है, टेनेंसी रिलेटेड लॉज को लेके आती है। सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, वो कौन थे? हमारे प्रॉपर्टी ऑनर्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने लगी थी, कंपनसेशन जो था वो अपनी मनमर्जी का था, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती थी। तो इस चीज से लेके प्रॉपर्टी जो ऑनर्स थे उनको दिक्कतें होने लगी। प्रॉपर्टी ऑनर्स जाते हैं कोर्ट्स में, एंड कोर्ट के थ्रू इन लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को एंड टेनेंसी लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। किस लिए स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है? क्योंकि 1978 44th अमेंडमेंट 1978 44th अमेंडमेंट तक प्रॉपर्टी राइट हमारा एज अ फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट से इन्फ्लुएंस करता हुआ, जो कि वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ऐसे कोई भी लॉज ना तो पार्लियामेंट ला सकती है ना ही स्टेट लेजिस्लेचर्स ला सकती है। तो फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस करने के कारण इन लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है बाय द कोर्ट्स। इसी तरीके से और भी केसेस आते हैं। तो लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को स्ट्रक डाउन करने के बाद पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट लाती है 9th शेड्यूल को बाय द 1st and 4th अमेंडमेंट इन 1951 एंड 1952। 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज को इंसर्ट कर दिया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉज में इंसर्ट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब कि आप उसे कोर्ट में ले जाके एड्रेस नहीं कर सकते हो, कोर्ट उसको चेक नहीं कर सकती। ठीक है, इसका पर्पस ही यही होता है कि कोर्ट की जुरिडिक्शन से ये बार हो जाए। 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज को इंसर्ट किया जाएगा, आप उसे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। ठीक, तो इसी पर्पस से पार्लियामेंट ने जो लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, इनको दोबारा इनेक्ट करके 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तो कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर हो गए, इसलिए प्रॉपर्टी ओनर्स दोबारा से अफेक्ट होने के कारण अब लैंड रिफॉर्मिंग लॉज जो कि 9th शेड्यूल में है उनको चैलेंज कर नहीं सकते। दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं? वो उस अमेंडमेंट को ही चैलेंज करते हैं जिसके कारण लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को 9th शेड्यूल में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 13 क्लोज 2 का। जो कि अभी आपको बताया, आर्टिकल 13 क्लोज 2 क्या करता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही ऐसे लॉज को नहीं बना सकती जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओ, आप उसको टेक अवे कर पाओ। ठीक है, आप ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस या ऐसे लॉज को पास नहीं कर सकते हो। और उस टाइम में ये एज अ फंडामेंटल राइट भी था, राइट टू प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई उस टाइम में कोर्ट ने सिर्फ ऐसा कहा था कि ये एक वायलेशन है आर्टिकल 13 क्लोज 2 का। तो केशवानंद भारती से पहले कुछ केसेस भी रहे हैं,
जैसे कि शंकर प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस, इन दोनों केसेस में ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की ही पावर्स को अपहेल्ड कर देती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 क्लोज 2 में जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है उसमें आप नोटिस करोगे अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब एज ए एक्सप्रेसली इसमें नहीं लिखा गया है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट शंकर प्रसाद एंड सज्जन सिंह के केस में पार्लियामेंट की पावर को अपहेल्ड कर देती है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट करते हुए लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकती है, पास कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट किसी भी तरीके का अमेंडमेंट ला सकती है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस, जो कि 1967 का केस है। इस केस में उल्टा हो जाता है। इस केस में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो है तो सही, लेकिन अमेंडमेंट अगर कोई भी किया जाता है, हमने इसमें देखा आर्टिकल 13 में लॉज की जो डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन दे रखी है, उसमें अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। पर इस केस में हेल्ड ऑन किया जाता है कि अमेंडमेंट अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो उसको भी लॉ ही डीम्ड किया जाए, मतलब लॉ ही माना जाए, भले ही इसमें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, पर हम इसको मानेंगे एक इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन ऑन दी पार्लियामेंट्स पावर। ठीक है, इन्होंने बोला एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर को अपहेल्ड कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में बोला जाता है कि यहाँ पे एक इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे अगर कोई भी अमेंडमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो उसको लॉ ही प्रिज्यूम किया जाएगा अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 2 में। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करते हुए, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करते हुए कई केसेस आते हैं, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन एंड प्रीवी पर्सेस को भी अबॉलिश किया जाता है। इन सब की कहानियों के बाद फिर आता है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में भी केरला जो थी वो भी लैंड रिफॉर्म लॉज को लेके आती है, जिसको चैलेंज किया जाता है इन दिस केस, केशवानंद भारती केस पे। लेकिन जब ये केस चल रहा होता है, पेंडिंग में ही होता है, तब इस लॉ को उठा के, इस एक्ट को उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। मतलब कि आप इसको जुडिशियल रिव्यू में नहीं ले जा सकते, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तब केशवानंद भारती क्या करते हैं कि कोर्ट की परमिशन के साथ 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट, तीनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज करते हैं। ठीक, कि लैंड रिफॉर्मिंग लॉज को जो 9th शेड्यूल में डाला गया, इन सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया जाता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में पार्लियामेंट के जो पावर्स है, जो हमारे गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि यहाँ पे एक इम्प्लाइड रेस्ट्रिक्शन है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो सुप्रीम नहीं है, वो एक लिमिटेड है, पर यहाँ पे इम्प्लाइडली माना गया और अमेंडमेंट को लॉ की तरह ही डीम्ड किया गया गोलकनाथ केस में। पर केशवानंद भारती केस में इसको ओवर रूल कर दिया गया, मतलब कि इसमें एक तरह से पार्लियामेंट को पावर भी दी गई, एक तरफ को पावर दी गई है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट की पावर पर एक रेस्ट्रिक्शन को भी इम्पोज किया गया है। एक रिलीफ आपको फेवर में भी कर दिया गया है और एक रिलीफ आपको अगेंस्ट में भी दिया गया है। कैसा रिलीफ? पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। सबसे पहले मतलब कि हमारी पार्लियामेंट के पास एक तरह से एब्सोल्यूट पावर हो चुकी है, मतलब ये पार्लियामेंट के फेवर में हुआ। पर यहीं पे इस जजमेंट का सेकंड पार्ट बोलता है कि पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स जो है, बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर, इसको चेंज नहीं कर सकती। ये लगा दी रेस्ट्रिक्शन, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में भी यही अप्लाई किया जाता है कि पार्लियामेंट के पास सभी पावर है, पार्लियामेंट अब कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन
जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो बाय आर्टिकल 368। तो अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हो, पर कई केसेस के थ्रू यहाँ पे कोर्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में किस किस को माना जाएगा। तो ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और इसमें में एक है लिमिटेशंस अपॉन द अमेंडिंग पावर, आर्टिकल 368 कि जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के थ्रू, उस पर भी एक लिमिटेशंस है। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर ही आता है, आप इसको अनलिमिटेड में काउंट नहीं कर सकते हो। तो इस केस में, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर हो चुकी है किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, पर साथ में रेस्ट्रिक्शन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिस पर अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस केस के बाद क्या किया, इस केस के बाद पार्लियामेंट दोबारा से 42nd अमेंडमेंट लेके आती है 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं बाय द 42nd अमेंडमेंट, जिसमें से ये 2 अमेंडमेंट्स भी होते हैं जिसमें आर्टिकल 368 अमेंड कर दिया जाता है और साथ में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया पार्लियामेंट के जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की जो पावर है, उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि केशवानंद जो भारती केस में हेल्ड ऑन किया गया था, उसको रिमूव करने का यहाँ पे पूरा ट्राई किया गया। सेकेंड चीज इन्होंने एक और इंसर्ट की थी कि कोई भी अमेंडमेंट आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ग्राउंड पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, दैट्स व्हाई मैं कोर्ट में इसको एड्रेस कर रहा हूँ। आप इस चीज के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इन 2 चीजों को और ऐड किया जाता है बाय द 42nd अमेंडमेंट, जिससे पूरा केशवानंदा भारती केस के इफेक्ट को रिमूव करने का पूरा ट्राई किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। तो इस केस में इन दोनों को इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है इन द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला पार्ट जिसमें पार्लियामेंट अपनी लिमिटेशंस को एक अनलिमिटेड पावर्स में कन्वर्ट करना चाहती है, तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड ऑन किया कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी अमेंडिंग पावर को एक्सपेंड नहीं कर सकती कि आप आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दो और अपनी पावर्स को अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर दो। एंड दूसरी चीज कि आप किसी भी अमेंडमेंट को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस चीज को भी इनवैलिडेट डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी, हमने देखा जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई इन दोनों को ही मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आज के प्रेजेंट में भी जो केशवानंदा भारती केस में हेल्ड ऑन किया गया था वही हमारा इंप्लीमेंट आज भी होता है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर तो है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते हो। ऐसा कोई भी फीचर जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।